नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। धामी सरकार का बड़ा सपना साकार हुआ है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार का बड़ा सपना साकार हुआ। उत्तराखंड में 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो चुका है। प्रदेश में जल्द 28 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे। छोटी परियोजनाओं के निर्माण पर सरकार का फोकस रहेगा और उत्तराखंड में जल्दी ही 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट बनेंगे। प्रदेश में जल्द 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। तो 14 प्रोजेक्ट का आवंटन हो चुका है। सोलर थर्मल पावर पर भी सरकार का फोकस। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत कई जिलों में बिजली उत्पादन होगा। बिजली उपभोक्ताओं को भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी फायदा मिलेगा। तो उत्तराखंड में 28 नए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। इनसे 440 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे बिजली उपभोक्ताओं को भी कुछ राहत मिलेगी। 261 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित हो चुके हैं। वहीं 165 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित करने की तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, सरकार का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए जब भी वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो राज्य की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनसे विकास की गति तेज हो सकती है उनको लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई तो उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी जो अभी तक की अड़चनें थी उन्हें समाप्त करने की मांग यहाँ पर की थी। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही राज्य में 14 जो जल विद्युत परियोजना है उनका रास्ता यहाँ पर साफ हो चुका है। और अभी तक ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जिनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया था उन सभी को स्वीकृति मिल चुकी है। अब आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि 14 पर तो स्वीकृति मिल चुकी है, 14 अन्य परियोजनाओं को भी स्वीकृत करने की दिशा में राज्य सरकार पहल करने का काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड राज्य में छोटी छोटी जो जल विद्युत परियोजनाएं जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे विकास का पहिया भी यहाँ पर तेज गति से बढ़ सकता है, रोजगार भी यहाँ पर मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ऊर्जा प्रदेश का जो सपना देखा था उत्तराखंड वासियों ने, वो ऊर्जा प्रदेश का सपना भी यहाँ पर साकार हो सकता है। तो कुछ हद तक उन सब दिशाओं में आगे बढ़ने का काम करें। और अब कह सकते हैं कि राज्य के लिए बड़ी सुखद देने वाली खबर है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने जो 14 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर जिस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था उन्हें अपनी मंजूरी देने का निर्णय यहाँ पर किया है। और आगामी दिनों में कह सकते हैं कि 14 और यानी कुल मिलाकर 28 परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार इस समय जल विद्युत परियोजनाओं का आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर करे, ताकि प्रदेश में ऊर्जा का जो भंडार है वो और तेजी से आगे बढ़ सके और विकास के लिहाज से भी ये जल विद्युत परियोजना राज्य को नए आयाम स्थापित करने में मदद दे सके। जी बिल्कुल अभय, क्योंकि कह सकते हैं जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई है तो धामी सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात देना शुरू कर दिया है। और पहले से भी तय कर लिया गया था कि जनवरी में कौन सी परियोजनाओं को आगे किया जाएगा। हालांकि जब ये लगातार मोदी जी से इनकी मुलाकात भी हो रही है तो और क्या कुछ परियोजनाएं आगे आ सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं खासतौर पर गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उन पर जो जल विद्युत परियोजना अभी तक लंबित पड़ी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि चाहे वो छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको किस प्रकार से मूर्त रूप यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको एनजीटी की तरफ से भी क्लीन चिट यहाँ पर मिल चुकी है। पर्यावरणीय कोई ये कह सकते हैं कि अंदेशा उसमें नहीं है कि गड़बड़ी कोई बातचीत यहाँ पर कही जा सकती हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस पर भी अभी तक ये कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई थी। अब लगातार जब इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई थी तो एक सकारात्मक बातचीत उस दिशा में हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी अपनी सहर्ष अनुमति यहाँ पर दी थी और कहा था कि जो राज्य के विकास के जो जरूरी है, जो पर्यावरण को भी किसी प्रकार से परियोजना पर नुकसान नहीं हो सकता, उनको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके। तो 14 ऐसी परियोजनाएं जिनको स्वीकृति यहाँ पर मिल चुकी है और अभी तक ये कहा जा सकता है कि लगातार उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही थी। और अब पहल राज्य सरकार की है कि 14 अन्य और परियोजनाएं भी इसके अतिरिक्त जो विकास के लिए जरूरी है उनको भी आगे बढ़ाने की शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। तो कोशिश है। और इसके अलावा जो राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है अब वो ये कह सकते हैं कि जो सोलर थर्मल के जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी आगे बढ़ाने की है, ताकि किसी भी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को अन्य जो दूसरे विकल्प हैं उन विकल्पों पर भी आगे बढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ताकि विकास के लिहाज से वो सभी चीज़ें उत्तराखंड के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। जी
बिल्कुल अभय, क्योंकि अगर हम थोड़ा ऊर्जा के क्षेत्र से हटकर बात करें तो जो उत्तराखंड वासी हैं उनके लिए धामी सरकार लगातार नई नई योजना लेकर आ रही है। अगर हम सीएम सारथी योजना की बात करें तो एक महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ी योजना यहाँ पर माना जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं? देखिए, राज्य में महिला सहायता समूह है, उन्हें सशक्त बनाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। खासतौर पर सरकार का जो फोकस है वो यही है कि छोटे छोटे ऋण देकर महिला सहायता समूह को सशक्त बनाने का काम दिया जा सके, और जो स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनको पूरी तरीके से मदद यहाँ पर की जा सके। और अभी तक ये कह सकते हैं कि 5 लाख तक के बिना ब्याज के जो ऋण हैं उन ऐसे छोटे छोटे महिला सहायता समूह को देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा था। और अब राज्य सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना बनाने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें पहला लक्ष्य कह सकते हैं कि 1,25,000 महिलाओं को सशक्त बनाने का था, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और आने वाले दिनों में इस लक्ष्य को 2.5 लाख तक बढ़ाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, ताकि किसी भी दिशा से जो राज्य की आर्थिकी जो रीढ़ कही जाती है, यानी पहाड़ों की जो रीढ़ कही जाती है महिलाएं, उन महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। और अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो फिर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पूरा परिवार एक सशक्त रूप से आगे बढ़ता है, और किसी भी रूप में कह सकते हैं कि बड़ी मददगार साबित महिलाएं यहाँ पर होती है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे जो छोटी छोटी योजनाएं, चाहे आप उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर देने की बात करें, या फिर माँ लक्ष्मी किट जो दंपत्ति जो होती है, जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको यहाँ पर माँ लक्ष्मी किट देने की योजनाएं, ऐसी ऐसी छोटी योजनाएं भी राज्य सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है, ताकि महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त बन सकें। और उनको सशक्त बनाने के लिए जो जरूरी जो चीज़ें हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर संचालित करने के निर्देश भी राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, अगर हम ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो क्योंकि पानी की व्यवस्था उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर हम बिजली सप्लाई की बात करें तो और कौन कौन से एरिया में उत्तराखंड बिजली सप्लाई कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस समय कह सकते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो अभी तक राज्य के काम नहीं आ रहा था, उसको वापस पुनः राज्य की दिशा में मुड़ने के लिए सरकार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे आपके उत्तरकाशी की जल विद्युत परियोजनाएं हों, चमोली में जल विद्युत परियोजना, या फिर कुमाऊं की जो जल विद्युत परियोजना, उन सभी को सशक्त रूप से बनाने का काम आगे किया जा रहा है। और ऐसी ऐसी छोटी जो जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे गंगा की जो सहायक नदियाँ, चाहे धौला गंगा हो, बिंदार हो, या फिर जो अलकनंदा हो, या फिर भागीरथी पर जो परियोजनाएं बन रही हैं, उनको भी छोटे छोटे रूप से आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ताकि एक कोशिश रहे कि छोटी छोटी परियोजनाओं के माध्यम से और सशक्त बनाने का काम यहाँ पर किया जा सके। अभी तक ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो पहल की है, उस पहल में जिन 14 परियोजनाओं को स्वीकृति अभी तक यहाँ पर मिली है, उसमें 446 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता यहाँ पर रखी गई। और जैसे ही सरकार की 14 अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति यहाँ पर मिलते हैं, तो ये लक्ष्य करीब 1000 मेगावाट तक पहुँचने का लक्ष्य यहाँ पर रहेगा, ताकि जो कोशिश है राज्य सरकार की वो मूर्त रूप यहाँ पर दे सके, और राज्य के विकास में ये जल विद्युत परियोजनाएं अपना अहम योगदान दे सके। जी ठीक है भाई, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों के साथ चुनावी मुद्दे पर स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरते हैं, ताकि जनता का भरोसा जीत सके और चुनाव में विजय श्री हासिल कर सके। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि सबसे छोटे चुनाव यानी निकाय चुनाव, जो राजनीति की पहली सीढ़ी माने जाते हैं, उसमें भी सियासी दलों को स्टार प्रचारकों की जरूरत महसूस होने लगी है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो राजनीति में सबसे पुरानी है, आजादी से पहले का उसका इतिहास है और हमेशा जीत के दावे करती है। लेकिन निकाय चुनाव में इस बार जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशियों की मदद करने के लिए 40 स्तर प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसको लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की कसरत और हसरत को पूरा करने के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की मदद के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो पहली बार विधायक बने कई नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, तो पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी इस लिस्ट में हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी तंज कसते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस की भगदड़ संकेत है, बीजेपी निकाय का मैदान जीत रही है। कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भटकती हुई आत्माएं हैं, जिनकी अति महत्वाकांक्षाएं इन दिनों कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर भारी पड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार स्टार प्रचारक के सहारे वो करिश्मा दिखाने में कामयाब होगी।
नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो सही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं कांग्रेस के नेताओं की, और वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो केवल अपनी पार्टी के अंदर ही लोगों को निपटाने का काम कर रहे हैं। और सच तो ये है कि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है और बिना उद्देश्य की भटकती हुई आत्माएं हैं, और जो उनकी महत्वाकांक्षाएं अधूरी रहेगी केवल उसी के लिए जो है वो प्रयासरत हैं। उनके पास कोई विचार नहीं है, सोच नहीं है, चिंतन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विचारधारा पर जो है वो चलती है। भारतीय जनता पार्टी से जो स्थानीय जनता है वो एक तो इसलिए नाराज है कि 1-1.25 साल तक आपने शहरी निकायों के चुनाव पीछे धकेले क्यों, उसका आधार क्या था? दुश्वारियों पर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जनता को आपने। दूसरा, इनकी नीतियों से लोग बहुत परेशान हैं। इनके जो अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है कार्यकर्ताओं और नेताओं के, उससे लोगों में गुस्सा है। और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है जनता के द्वारा, जो प्यार और आशीर्वाद जनता का हमें मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हमारे जो नतीजे हैं हमारे पक्ष में रहने वाले हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों पर भरोसा जताया है, इसलिए दल से भाग रहे नेताओं पर किसी का ध्यान ना जाए। अब स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं, मगर देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के बाद बीजेपी भी स्टार प्रचारकों का सहारा लेती है या फिर अपने उम्मीदवारों पर भरोसा कर चुनाव जीतने के दावों को सफल बनाने का काम करती है। खैर, सवाल ये भी है कि कांग्रेस की हसरत क्या ये स्टार प्रचारक पूरी कर पाएंगे? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। तो मौसम का बिगड़ेगा मिजाज, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी को लेकर यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 11 और 12 जनवरी को बारिश की आशंका है। तो देहरादून में भी तापमान गिरने की आशंका है। शीतलहर से ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। वहीं देहरादून में भी घना कोहरा छाया रहेगा। आसपास के क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाने की आशंका है। तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा और 11 और 12 को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है। तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है। तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश बर्फबारी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उसके आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी। और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा। तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है। तो यही कहूँगा कि जो 11 और 12 को है उसमें मौसम बदलेगा, तो उसमें थोड़ी बारिश बर्फबारी वो मिलेगी जो है। तो हाई हिल्स में या 3000 मीटर उसके आसपास तक में बर्फबारी भी मिलेगी हल्की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय मित्तल जुड़ चुके हैं। अजय, मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है, तो मौसम को लेकर क्या कुछ आशंका जताई जा रही है? देखिए, मौसम विभाग ने जो है प्रदेश में एक बार से फिर जो है मौसम के जो है बदलाव की जो है पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 जनवरी को जो है प्रदेश में जो है बारिश और बर्फबारी की जो है संभावना है। इसके अलावा जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं उनमें बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि इस टाइम वर्तमान में जो है शीतकालीन यात्रा चल रही है। तो
पर्यटकों से जो है उनको सतर्कता रहने के जो है उनको अपील की गई है। इसके अलावा जो आवागमन वाले जो लोग हैं उनको भी कहा गया है कि 11 और 12 को देखकर ही जो है यात्रा करेंगे, क्योंकि मौसम जो है एकदम जो है पलटने वाला है और बारिश और बर्फबारी की जो है पूरे प्रदेश में जो है संभावनाएं बनी हुई है। जी अजय, तो जो पहाड़ी इलाके हैं उनको लेकर और जो मैदानी इलाके हैं उनको लेकर क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, पहाड़ी इलाकों के लिए मौसम विभाग का कहना है कि जो यात्रा चल रही है, जो शीतकालीन यात्रा है, उसको जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनको जो है सतर्क रहने की जो है वो है। और इसके अलावा जो है 3-4 दिन फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 11 और 12 जनवरी को जो है बर्फबारी को देखते हुए जो लोग हैं सतर्क रहें और किसी प्रकार की जो है कोताही ना बरतें, क्योंकि मौसम का जो है प्रदेश में जो है रुख बदलने वाला है। बिल्कुल साफ तौर से मौसम विभाग का कहना है बिल्कुल सतर्क रहें और सावधान रहें। तो अजय, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं इस सर्द मौसम को देखते हुए? जगह जगह जो अलाव की जो व्यवस्थाएं की जा रही थी, क्या वो अभी भी बरकरार जारी हैं? जी बिल्कुल, कई जिलों में जो है डीएम के आदेश पर जो है अलाव की व्यवस्था की है। जगह जगह जो है जहाँ पर जो रोड किनारे हैं लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की है। जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़कों किनारे रहने को मजबूर हैं या जिनकी ड्यूटी अगर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए अलाव की पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है और डीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि जगह जगह जो है अलाव की जो है प्रदेश में व्यवस्था की जाए और जिलों के सभी जो लोग हैं जो प्रशासन है वो अलाव की व्यवस्था जो पूरी तरह से की जा रही है। अच्छा, और ये जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पर भी लोग दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था देखी जा सकती है? देखिए, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डाओं के बाहर भी जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो यात्री हैं उनके लिए भी जो है कई तरह के जो है प्रबंध जो है जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह की जो परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह जो है अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इसके अलावा लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया कि अगर आप पहाड़ी यात्रा करते हैं तो देख संभल के ही करें, क्योंकि किसी भी समय जो है मौसम जो है अपना रुख बदल सकता है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आईपीएस अधिकारी संजय गुंजियाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। आईटीबीपी के स्थापना दिवस परेड के दिन यानी 7 जनवरी को उन्हें ओडिशा में गृह राज्य मंत्री भारत सरकार नित्यानंद राय द्वारा सम्मानित किया गया। संजय गुंजियाल को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक, संयुक्त राष्ट्र और राज्य अति विशिष्ट सेवा जैसे विभिन्न पदक और इस वर्ष आईजी आईटीबीपी के रूप में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए डीजी आईटीबीपी इंसिग्निया गोल्ड डिस्क से भी सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी आशीष नेथानी की उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। बता दें कि सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 22 दिसंबर 2024 को अपनी बैठक के दौरान आशीष नेथानी की उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं आशीष नेथानी उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर रह चुके हैं और कुछ महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। जानते हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये भी आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ मेरे को तो ये भी कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब उनसे आग्रह किया कि एक प्रवासी सम्मेलन जिस प्रकार से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हो रहा है, तो वो आए अपने हमारी इस उत्तराखंड में, अपने इस उत्तराखंड के बारे में अपने अनुभव साझा करें। क्या हम और उत्तराखंड के लिए उन लोगों के माध्यम से यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब ये प्रवासी सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा और हमेशा हम लोग उन प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे प्रवासी भाई बहनों का, अनेकों लोगों का रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया है और भी ये संभावना है कि बढ़ेगा। तो मैं आने वाले प्रवासी उन भाइयों का बहुत स्वागत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से अच्छी पहल है सरकार की। ऐसे जो नवाचार हैं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो करते रहते हैं और उसका परिणाम सकारात्मक भी दिखेगा।
ULMMC यानी उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के नियंत्रणाधीन खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में हो रहे भूस्खलन रोकथाम के लिए अहम सुझाव देगा। इसके लिए DPR बनाने का काम ULMMC ने पूरा कर लिया है। ULMMC इस परियोजना की सतत निगरानी भी करेगा। ULMMC के विशेषज्ञों ने सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास महानिदेशक ULMMC विनोद कुमार सुमन को DPR सौंपी। सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पिछले भाग में भूस्खलन हो रहा है। परियोजना के प्रतिनिधियों ने DPR बनाने के लिए उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र से संपर्क किया। ULMMC के वैज्ञानिकों ने भूस्खलन की रोकथाम के लिए पूरी भूगर्भीय, भूभौतिकी और भूतकनीकी परीक्षण कर DPR बना ली है। उन्होंने बताया कि ULMMC इस परियोजना की निगरानी भी करेगा और भूस्खलन की रोकथाम के लिए उपाय भी सुझाएगा। हम लोगों को मिला था यूपी से और हम लोगों ने DPR बनाने का कार्य कर लिया है और DPR फाइनल बन गई है, उसको हम भिजवा रहे हैं। और ULMMC हमारा जो है वो PMC के कार्य कर रहा है, DPR बनाने के कार्य कर रहा है। तो जिसको भी आवश्यकता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा संस्थान जो है ULMMC वो करेगा और हमारी दरें जो है बड़ी अच्छी हैं और मार्केट में जो दरें चल रही हैं लगभग 50% के आसपास समय है। तो जो भी संस्थान चाहता है गुणवत्तापूर्वक कार्य, अच्छी दरों पर कार्य, वो हमसे संपर्क कर सकता है। केंद्र सरकार ने न्यायिक अधिकारी आशीष नैथानी के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इस पद के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। बता दें कि CJI संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 22 दिसंबर 2024 को अपनी बैठक के दौरान आशीष नैथानी के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं आशीष नैथानी उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर भी रह चुके हैं और कुछ महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून में अधिसूचना जारी की गई है, तो वहीं सचिव पंचायती राज ने ये अधिसूचना जारी की है। तो देहरादून में जारी की गई अधिसूचना, सचिव पंचायती राज ने जारी की अधिसूचना। बड़ी गढ़वाल के 2 ग्राम पंचायत पोखरा में शामिल हुए हैं। ग्राम पंचायत सुंदरखाल और देवकड़ाई शामिल विकासखंड वीरोखाल की 2 पंचायतें DM और ग्राम विकास विभाग की पहल सरकार की सहमति से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो सचिव पंचायती राज ने अधिसूचना जारी की है और ग्राम पंचायत सुंदरखाल और देव कड़ाई शामिल हुई है। तो DM और ग्राम विकास की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। देहरादून में अधिसूचना जारी की गई है। तो DM और ग्राम विकास विभाग की एक बड़ी पहल देखने को मिली है। सरकार की सहमति से ये बड़ा फैसला लिया गया है। देहरादून में अधिसूचना जारी की गई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।